चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल। कश्मीर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचे पुल, विश्व के सबसे ऊंचे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण किया गया है ना, याद रखिएगा। क्या कहा? कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण कहाँ पर? कश्मीर में। कश्मीर ध्यान रखिएगा, पता चला ऐसा आ जाए कि कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण हुआ, तो आपको लगेगा ये कहाँ हो सकता है, ये तो मतलब बड़ी बात पूछ लिया है, छोटी छोटी एग्जाम में बड़ी बात पूछ रहे हो, बड़ी बात आ नहीं रही है। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीर की बात हो रही है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट, जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल लिंक द्वारा जोड़ने की दिशा में 20 जून 2024 से, याद रखिएगा 20 जून 2024। किसी का बर्थडे तो नहीं है? नहीं होगा बर्थडे किसी को, 20 जून कोई पैदा नहीं होता है तो भाई हो जाए कोई, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय रेलवे ने हासिल की। चलो ठीक है भाई, 20 जून तुमने कुछ अच्छा काम किया है। इस दिन रेलवे ने संगलदान से रियासी तक, संगल भैया नाम ही भूल जाएंगे, संगलदान मंगलदान। अच्छा, एक आपने नाटक पढ़ा होगा जरूर, अच्छा क्लास 9-10 में जरूर पढ़ा होगा, दीपदान, है ना, उस टेलर मंगलदान संगलदान। अच्छा, अब क्या मंगलदान हो रहा है, संगलदान कर दो, उसका उल्टा बोल दो, मतलब थोड़ा सा उसको कहते तत्सम तद्भव कर दिया, मतलब कैसे उसका नाम बिगाड़ दे। तो याद रखिएगा संगलदान, है ना। संगलदान से कहा रियासी मतलब बहुत वीआईपी एरिया, मतलब मत जाइए, रियासी एरिया मतलब वीआईपी एरिया कुछ होगा, बस इतना ध्यान रखना है ना। संगलदान से कहा, संगलदान से रियासी तक कितना? लगभग 46 किलोमीटर के खंड पर मेमू ट्रेन जानते हैं? नहीं जानते? अरे मेमू नहीं जानते भाई, कैसे काम चलेगा, है ना। सफल ट्रेन का, मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण, मतलब नाम ये याद रखिए कहाँ कहाँ किसके बीच था। थोड़ा सा संगलदान से रियासी, संगलदान, है ना, कहाँ पर? कश्मीर की बात हो रही ना, ध्यान रखिएगा। उसका पॉइंट क्या है कि इससे पहले 16 जून 2024 को, कब? 16 जून जानते हैं? नहीं जानते? 16 जून जरूर जानते होंगे। इससे पहले 16 जून 2024 को इस रूट पर रेल इंजन को चलाकर सफल ट्रायल किया गया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसके बाद क्या आता है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच, क्या भाई बक्कल नाम आ जा रहा है, कौरी आ जा रहा है ना, नाम याद रखिएगा, मन करे तो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं। जम्मू की हेडलाइन ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट का बहुत होगा, थोड़ा सा और घुसेंगे यार, बहुत डीप में जब जाएंगे वरना इसका मतलब समझ लीजिए कि किसी से नहीं होने वाला है क्वेश्चन, ये भी जान लीजिए, है ना। 150 क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है कि कभी कभी लोगों को अपना बजट तक नहीं याद रहता भाई कि इतना बजट कितना आया, कितने रुपए का, ये तो बड़ी बात है। जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित यह पुल 1.3 किलोमीटर लंबा और चिनाब नदी तल से 359 मीटर ऊपर स्थित है। मन कर याद कर लीजिएगा ये चीज़, है ना। चिनाब नदी चर्चा में है, ध्यान रखिए। चिनाब नदी उसे पता होगा, जब वहाँ जम्मू कश्मीर में बात हो रही है तो उसमें आपको जो है चिनाब नदी पता चले तो बड़ी बात भाई, है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक चीज़ देखिएगा, ये वाला पोर्शन, यह विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एकल मेहराब वाला, है ना, पुल है जो 227 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा। ये एक परियोजना याद रखिएगा, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला और रेल लिंक, है ना। क्या उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, ठीक है, 3 चीज ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है ये देखिए, उसके बाद पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि चिनाब पुल का निर्माण एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब आईआईटी नाम सुने होंगे, आईआईटी जानते होंगे? नहीं सर, हम आईआईटी नहीं जानेंगे, आईआईटी इतनी बड़ी चीज़ हम कैसे सोचेंगे ना, अरे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई। एवं विकास संगठन डीआरडीओ तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान शामिल है। तो बड़े बड़े संस्थान शामिल है, तो उतना पता रहना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या आता है, इसमें 17 खंड हैं जिनमें से मुख्य मेहराब 467 मीटर लंबा है, जो अपनी तरह का सबसे लंबा खंड बनाता है। मेहराब में स्टील के बक्से लगे हुए हैं, मेहराब में स्टील के बक्से लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा जहाँ। चलो ठीक है भाई, इतना जानकारी होना चाहिए। मेहराब की बात हो रही थी, मेहराब में तो स्टील के बक्से तो लगे होंगे ना भाई, है ना।
अब लकड़ी का बक्सर लग जाएगा, अपने से बना दिए 2-4 लाइन। स्थिरता बढ़ाने के लिए बक्सों में कंक्रीट भरा गया है, समझे ना, कंक्रीट, सोना नहीं भरा जाएगा। ये मत समझिएगा, नहीं नहीं ऑप्शन में आ जाए तो क्या सोना भरा गया होगा कि कंक्रीट भरा जाएगा। बाकी ये पॉइंट, पुल में 93 डेक खंड है जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 85 टन है। इस पुल को 120 वर्ष के जीवन काल के लिए डिजाइन किया गया, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए साथ में सुनते रहिए, पढ़ते रहिए आराम से, क्योंकि ना अकेले पढ़ेंगे तो मन नहीं लगेगा, है ना, पेपर टाइम में मन नहीं लगता है। सबसे बड़ी समस्या है कि स्टूडेंट का मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये बीमारी भी है, इसको इलाज होना चाहिए। इसका इलाज कहाँ होगा? स्कूल में तो होगा नहीं, कॉलेज में होगा नहीं, कहाँ होगा? हॉस्पिटल में नहीं होता इसका इलाज, इसका इलाज फिर कहाँ होगा? इसका इलाज पार्क में होगा इसका इलाज पार्क में होगा, इसका इलाज मॉल में होगा, इसका इलाज मतलब ऐसे घूमने टहलने वाली जगह, जहाँ पर बढ़िया बढ़िया खाना मिले, घूमने को मिले, अच्छे लोग मिले, मिलने जुलने के लिए, बस यही सब होगा, तब वहाँ पर मन लगता है। पढ़ाई में कौन मन लगता है? खैर, इसे 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक के तेज हवा की गति को झेलने के लिए डिजाइन किया गया। अच्छा भाई, याद रखिएगा। साथ ही इसे विस्फोट रोधी भी बनाया गया, याद रखिएगा, विस्फोट रोधी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, विस्फोट रोधी बनाया गया है, ठीक है। और यह देश के अधिकतम तीव्रता वाले जोन 5, ये आपको पता ही होगा ना, वाले जोन 5 भूकंप बलों को झेलने में सक्षम है। कितने जोन होते हैं? 4। तो ये 5 क्यों कहाँ से आ गया? ये 2 से शुरू होता, 2 3 4 5 ऐसे ना, पता होगा कुछ लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये वन देखिए, चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है। तो बड़ी बात है, क्या बताने, तो ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो याद रखिएगा। चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान की प्रमुख नदी है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। बताने वाली बात है, छोटी मोटी बात, बच्चे वाली बात मत करिए सर जी, बच्चे वाली बात नहीं। इतना तो हम पढ़े ही हैं भाई, इतना भी नहीं पढ़ेंगे फिर कैसे पीसीएस की एग्जाम निकालेंगे? आए बनेंगे एसडीएम, पूछ लिया कोई चिनाब कहाँ पर है? चिनाब सर, ये तो लग रहा है हमको केरल में घूम रही है। अरे ऐसे केरल में चिनाब है है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में ऊपरी हिमालय के तांडी नामक स्थान पर 2 धाराओं, कौन कौन सी तो पता ही आपको, चंद्रा और भागा के संगम से बनती है ना। लाहौल और स्पीति कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी डाउट में डाल देता है जब मिलाने को आता है ना ऑप्शन में, मैचिंग करने के लिए, तो आपको लगेगा यार लाहौल कहाँ होगा, लाहौर में है क्या या स्पीति कहाँ पे है, ये मतलब ऐसे कुछ लगेगा, ठीक ना। तो कभी कभी ऐसा अगर आए तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक पॉइंट है, तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंड फिल्म मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा है, ध्यान रखिएगा। तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंड फिल्म मान्यता प्राप्त करने वाला, ठीक है। यार केरल बड़ा चर्चा में है ना, कोंझीपुर या ये सब, मतलब बहुत चर्चा में है केरल, ध्यान रखिएगा। केरल से भी क्वेश्चन उम्मीद है कि बनेगा, है ना। अब ना बने तो बात अलग है, बना देना चाहिए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो बन ही जाना चाहिए उसको केरल से ही। केरल का तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंड फील्ड, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? JWL सर, JWL क्या है? इसे इंग्लिश लिखते हैं जेड है, जे कह रहा हूँ ना, जेड पहले लिखेंगे क्या, W फिर उसके बाद L, मतलब कि पीछे उल्टा पल्टा करते हैं, याद रखिएगा। जीरो वेस्ट टू लैंड फील्ड, ठीक है ना, JWL नाम भूल नहीं, बता रहा हूँ, पेपर में ना छोटे छोटे क्वेश्चन बोलते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन गलतियाँ होती हैं, ध्यान रखिएगा, सब बारीकियाँ ध्यान रखिए, कुछ नहीं। कि मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया, ठीक है। यह सम्मान ध्यान रखिएगा, यह सम्मान उसे भारतीय उद्योग परिसंघ CIIITC के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिला, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, देखिए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा ना, मैं आपको खुद ही कुछ ट्रिक बता दूंगा, कुछ कहानी सुना दूंगा उसमें, कि याद रहे वो चीज़। मुझे पता है ना इंपॉर्टेंट क्या है ना। कभी कभी आपको भी पता होगा, मुझे नहीं पता होगा, ऐसा लगता है अरे नहीं से क्या, कभी पेपर तो देखा है कि नहीं, बस ऐसे कहानी सुना रहे, अरे भाई पेपर क्या बताएं, कौन सा पेपर बोल रहे, न्यूज़ पेपर? नहीं, अरे PCS वाला ओरिजिनल पेपर भाई, बहुत बार देखते रहे ना, PY तो पता ही है सब कुछ, ऐसा है नहीं मजाक कर रहे हैं, है ना। बाकी आप खुद चेक करिए कि दिक्कत किस बात की है, आप पेपर उठाइए, देखिए क्या स्टडी चाहिए, गलत है कि क्या, अनुभव बता देता है, देखो अनुभव बोलता है, ये पता होगा आपको, एक्सपीरियंस। खैर, कठोर मूल्यांकन के माध्यम से यह सत्यापित किया गया है कि तिरुवनंतपुरम राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अनुकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडफिल में 99.5% कचरे का प्रभावशाली उपयोग हुआ है। पॉइंट ये है, ध्यान रखिएगा, पता चले ही भूल गए।
हवाई अड्डे में अभी एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या कह रहे हैं कि हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है। हवाई अड्डे में क्या है, एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली। अपशिष्ट मतलब जानते क्या है, जो बचा खुचा होता है, जो है ना, अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थ। अपशिष्ट क्या होता है कि उसके प्रबंधन के लिए जो एक सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो ISO, ये मन कर आपको ध्यान रखिएगा, 14001/2015 मानक का पालन करते हैं, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करना और अपशिष्ट आधारित क्रेडल टू क्रेडल सिद्धांत को कम करना। क्रेडल टू क्रेडल, ध्यान रखिएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। उसका पॉइंट कहाँ पाता है, ये देखिए, ये क्या है, ये है WHO ने हैदराबाद, WHO नाम सुना होगा? नहीं सर, WHO हम जानते नहीं है। देखो नाम लिखा हुआ ये हु। WHO कौन है? हु। W खुद ही पूछा तुम कौन है? हु। ध्यान रखिएगा। WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को दी मान्यता। किसको मान्यता दी है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। राष्ट्रीय भारतीय मतलब WHO मान्यता दे रहा, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। क्या कर लेंगे, मैं नहीं पढ़ के जाऊँगा, मैं ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन पढ़ूंगा, यहाँ जाकर दिमाग में लगेगा, तो फिर जब वहाँ पेपर में आएगा ना, लगेगा हे भगवान, थोड़ा सा देख लिया होता, बस केवल सीरियस को थोड़ा सा देख लिया होता, बस केवल थोड़ा सा सीरियस को देख लिया होता। सीरियस को देखेंगे कहाँ भाई साहब, हैं फुर्सत मिले तब ना देखने कुछ। खैर, पॉइंट बातें हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, पॉइंट मंत्रालय ध्यान रखिए, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारती और क्या है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, क्या, निम, NIIMH, निम को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र CC के रूप में नामित किया है। ठीक है, WHO सहयोगी केंद्र, याद रखिए पॉइंट। 1956 में स्थापित NIIMH आयुष की विभिन्न डिजिटल पहलों में अग्रणी रहा। ये बात आपको पता होगा, है ना? नहीं पता था ना? याद रखिएगा ये लाइन, मजाक नहीं। 1956 में स्थापित NIIMH आयुष की विभिन्न डिजिटल पहलों में अग्रणी रहा। ठीक है, देखो होता क्या ना, हम लोग पढ़ाई को बड़ा सीरियस बना देते हैं, बड़ी समस्या ये है। खास तौर से PCS IAS में मतलब इतना सीरियस होकर रिसर्च करते हैं लोग ना, मतलब एक तो इंटरेस्टिंग बोलते नहीं हैं, धीमे धीमे बोलेंगे, पता नहीं क्या लगेगा, बहुत सीरियस होकर बोर कर देते हैं। किताब सीरियस लिखा हुआ, दूसरा और उसमें बोलने वाले वैसे बोल देंगे कि यार मतलब सो जाएं क्या, थोड़ी देर के लिए सो जाएं, सपने में देख लेंगे। 14 जून 2024 को घोषित यह मान्यता 4 साल की अवधि के लिए दी गई। पॉइंट ये ध्यान रखें, कितने साल के? 4 साल की जो मान्यता दी गई है, कितने? 4 साल के। 4 साल, 5 साल होगा सर, चुनाव होता 5 साल के लिए, इसलिए हम 4 साल नहीं याद रखेंगे भाई, 4 साल ध्यान रखिएगा, ऐसे डाउट हो जाएगा कभी कभी, है ना? 4 साल के लिए, जिससे NIIMH ऐसा सम्मान पाने वाला तीसरा भारतीय संस्थान है। ये ध्यान रखिएगा, तीसरा भारतीय संस्थान है। पता चला नहीं सर, पहला एक बहुत दिन बाद मिल रहा था, इसका मतलब पहला ही होगा, नहीं याद रखिए। सॉरी। NIIMH में अमर पोर्टल विकसित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन सी पोर्टल? अमर पोर्टल, अमर कर दिया NIIMH, उसको खुद मिल रहा है, और अमर पोर्टल भी भाई जो है इन्होंने विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याद रखिएगा भाई, अमर पोर्टल विकसित करने में इसने भूमिका भी निभाई है, नहीं निभाई है। अगर आज क्वेश्चन में तो गलत नहीं होना चाहिए, 1/3 माइनस मार्किंग करते पता चला कि हम हल्के में ले लिए इसको। जो 16,000 आयुष पांडुलिपियों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें 4,249 डिजिटलाइज पांडुलिपियाँ, और उसके बाद 1,224 दुर्लभ पुस्तकें, 14,126 कैटलॉग और 4,114 पत्रिकाएं शामिल है। मन कर याद कर लीजिएगा, लेकिन ये आएगा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, और आएगा भी छोड़ दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सब हम ही पढ़ेंगे क्या है, ध्यान रखिए बात। अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल परियोजनाओं में आयुर्वेदिक ऐतिहासिक छापों का प्रदर्शन, शाही पोर्टल शामिल है। यह भाई साहब आयुर्वेदिक ऐतिहासिक छापों का प्रदर्शन, जो 793 चिकित्सा ऐतिहासिक कलाकृतियाँ प्रदर्शित करता है, और आयुष परियोजना की ई पुस्तक जो शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकों के डिजिटल संस्करण प्रदान करता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये क्या है? DD किसान चैनल द्वारा AI एंकर, ऐसे ही एंकर आएंगे मेरे दोस्त। हमको लगता है कल को ना कमेंट्री बोलने वाला भी एंकर आ जाएगा। ये देखिए रोहित कैसे बोलता है कमेंट्री में कि रोहित शर्मा मार दिए छक्का, पता चला कि एंकर ही बोल रहा है अपना आराम से AI, उसी में टेम में करके मज़ा नहीं आ रहा है, सुनने में बोर लग रहा है। भाई
किसी को दे दो, किसी कम से कम बोलने के लिए। तो जमाना बदल रहा है, क्या कर सकते हैं। डीडी किसान चैनल द्वारा एआई एंकर किस कृषि और भूमि लॉन्च। बताइए बताइए बताइए। किसान चैनल द्वारा, याद रखिएगा इसे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। कृषि और भूमि ये सब क्या है, एआई एंकर हैं। एंकर तो जानते होंगे ना, एंकर नहीं पता लगे। देखिए क्या है पॉइंट। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान 26 मई 2024, याद रखिएगा, कभी कभी यही पूछ लेता है ना, उनका मूड में आता था, जब पूछ लेते हैं डेट पूछ लेते हैं। 26 मई 2024 को अपनी 26 मई 2024 को, अच्छा 2025 मई को याद रखिएगा, यूपीएससी का प्रीलिम्स है, याद रहेगा आपको 2025 में। 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले एआई एंकर कौन। भाई साहब पहला याद रखिएगा पॉइंट, कृषि कृष है, कहीं कृषि लिखा है, कहीं कृष लिखा, भाई कृषि ही याद रखना। अब इतना समझ में आ जाएगा, वहाँ पेपर में आएगा, तो ऐसा नहीं, वहाँ पे ले करके मात्रा चेक करेंगे। अच्छा कृष भी लिखा है, कृषि भी लिखा है, क्रस भी लिखा है, सर ऐसा लिखा है क्या, मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ इस बात को। ऐसी बात का पत्रकार को ध्यान से सुनता है, काम की चीज़ नहीं सुनता। ध्यान रखिए, क्रस अगर कृषि आ जाए और भूमि आ जाए, पता चल जाने आपको। उसके बाद क्या है, यह अभूतपूर्व कदम देश के कृषि समुदाय को बेहतर सेवा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के लिए चैनल की प्रतिबद्धता को रेखांकित है। बहुत बड़ी बात है। तो प्रतिबद्धता भी भाई कुछ कर रहा है ना, तो कैसे करता है, प्रतिबद्ध है हम लोग, तो पढ़ा रहे हैं, तो कैसे पढ़ाते हैं। नहीं हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम पढ़ाना नहीं चाह रहे, हम सोच रहे हैं सो लेते हैं, फिर उसके बाद 2-4 साल बाद पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे, एक दिन 1 महीने 2 लेक्चर पढ़ाएंगे। हम प्रतिबद्ध है बहुत ज़्यादा। प्रतिबद्धता भाई ऐसे कैसे, प्रतिबद्ध मतलब होता है कि ना, रात में भी उठ के पढ़ाना शुरू कर दो, जैसे मैं करता हूँ। कभी 2 बजे रात की रिकॉर्डिंग करता हूँ, कभी 3 बजे रात की रिकॉर्डिंग करता हूँ। मज़ा आता है, वो कुछ नहीं, मज़ा आता है ना। इसके लिए ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है सोचना पड़े, करें नहीं क्या करें, मज़ा लेना चाहिए हर जगह ज़िंदगी में, सोचिए मत इतना। तो प्रतिबद्धता यही होती है, जब आपको मज़ा आए काम में, तो प्रतिबद्धता अपने आप हो जाती है। तो खैर, इस उल्लेखनीय उपलब्धि में एआई एंकर कृष और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं में संवाद करने वाली, भाई साहब कितने भाषाओं, 50 भाषाओं में अनुवाद करने की क्षमता। याद रखिएगा 50 भाषा में। पता चला यहाँ 2 ही भाषा नहीं आ रहा, इंग्लिश यूपीएससी में पूछ लिया कि यूपीएससी में सब लोग इसी पर इंग्लिश में आता है, इंग्लिश आता है, मतलब इंग्लिश नहीं आ रहा है भाई, पढ़ ही नहीं सकते इंग्लिश, इतना टफ चीज़ है ना। यहाँ 50 भाषाओं की बात हो रही, बड़ी बात है ना, ध्यान रखिए बस उसे। यह भाषाई कौशल चैनल को भाषाई बाधाओं को पार करते हुए देश भर में किसानों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में सक्षम करेगा। भाई सही बात है, लैंग्वेज प्रॉब्लम खत्म करेगा, और क्या। उसके बाद क्या है, अपने मानव समकक्षों के विपरीत कृषि और भूमि कंप्यूटर जनित आंकड़े हैं। याद रखिएगा, ये मानव समकक्ष नहीं है कि मनुष्य आदमी की तरह बैठा हुआ, नहीं, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर जनित आंकड़े हैं जो ब्रेक या आराम की आवश्यकता के बिना दिन में 24 घंटे, वर्ष में 365 दिन समाचार और सूचना प्रसारित करने में सक्षम है। दिन भर बोल रहे हैं आराम से, अपना न्यूज़ दे रहे हैं, दिन भर आंकड़े दे रहे हैं। आदमी को लंच डिनर होता है, आदमी टेंशन में, उसके पास जाओगे, ऑफिस में बैठा हुआ है, सर थोड़ा सा काम कर दे, नहीं अभी मेरा लंच टाइम है, मैं नहीं सुनूंगा, भाग गया, पूरा पता चला। बैठा भी है सामने, पता चला आगे जो वो लगा दिया है, मतलब कि अपना जो है वो जो होता है काउंटर में लगा दिया कि हाँ लंच टाइम, अपने से ही लंच टाइम लगा दिया भाई, तुम बाहर भी मतलब बाहर से ही देख लो। तो ये सब तो फ़ायदा होता ही है भाई टेक्नोलॉजी का। अभी हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, कल को कोई एआई पढ़ाना शुरू कर देगा, हो सकती है बहुत बढ़िया पढ़ाए, बहुत मज़ेदार पढ़ाए, दिक्कत किस बात की है। अब पता लगा हम लोग सोच रहे हैं एक दूसरे में पानी भी पी रहे हैं, उसमें खाना भी खा रहे हैं, उसमें चल सोच रहे हैं सो भी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा खेल लेते हैं, थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, उसको जरूरत नहीं होती, नहीं सब बात होगी। तो मशीन तो भाई मशीन ही है ना, क्या कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या आता है, एआई एंकर। देखिए पॉइंट, एआई एंकर पेश करने वाला डीडी किसान देश का पहला सरकारी चैनल। याद रखिएगा भाई कौन है, डीडी किसान, डाटा किसान नहीं, डीडी किसान। पता लगे डीडी, सर डीडी क्या होता है, सीडी कर देता है, डीडी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए डीडी किसान देश का पहला सरकारी चैनल है, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी क्या, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए मौसम, ये तो बताने वाली चीज़ है नहीं कि मौसम बाजार की कीमतों, सरकारी योजनाओं और नवीनतम कृषि अनुसंधान पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के चैनल किसानों को अपनी फसलों की रोपण, कटाई, बिक्री के बारे में अच्छी तरह सूचित करने का तथा सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छी बात है, निभाएगा ही, जब कंप्यूटर है तो मशीन है तो निभाएगा ही भाई, सिंपल सी बात, इसमें कोई दिक्कत है नहीं।
देखिए, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, हल्के मत लीजिएगा, ये मजाक में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ये पढ़ाने की स्टाइल है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि मजाक में पढ़ा रहा हूँ मतलब मजाक मजाक में चल रहा सब कुछ, ध्यान रखिए एक बात, पता चला अगर हल्के में ले रहा हम भी हल्के में लेके चलेंगे, नहीं नहीं, आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप भी PYQ दे के बैठे ही होंगे, उम्मीद है। खैर, कितने लोग जाकर वहीं देखेंगे ऑप्शन, हम वहीं भी पढ़ेंगे सर जी, यहाँ नहीं कुछ पढ़ने वाले। चलिए, उसके बाद ये पॉइंट देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया है DD किसान को देश के, अब पॉइंट ध्यान रखिएगा ये वाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया DD किसान देश के किसानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित मंच के रूप में देखा गया था। समावेशी विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC का मेंस का टॉपिक है, हल्के में ले रहे हैं नहीं सर, समावेशी विकास क्या होता है हमको क्या पता, तो ध्यान रखिएगा। लॉन्च किसने किया ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए छोटी मोटी। उसके बाद पॉइंट क्या आता है, बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित बिहार का है, ध्यान रखिएगा। नाम क्या है सर, नागी, भैया नागा कर देते, नागी नहीं था तो नागा करते याद होता था ना, नाग कर देता और अच्छे से याद होता है। नागी मतलब उनको नाम नहीं मिला होगा ना, चलो नाग कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नाग हो सकता नहीं याद रहा, हो सकता नागा कर देंगे तो लगेगा यार ये तो बेइज्जती कर रहे हैं किसी का, नाग का। अच्छा नाग, अच्छा कोई पूछे तो नाग का पुलिंग क्या होगा, तो नागा कर देंगे क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, नाग ऑलरेडी पुलिंग है। अच्छा नाग का तो नाग का तो स्त्रीलिंग होता है नागिन है भाई, नागिन का क्या होता है, नागिन का पुलिंग क्या होता है, नाग होता है ना। अब पता चला नाग का पुलिंग बना रहा है नागा, पुलिंग का पुलिंग बना रहा है नागा, और फिर नागा का पुलिंग स्त्रीलिंग करता है नागी, मतलब कुछ भी कर दो, हिंदी है मजा आता है, और क्या हिंदी में कुछ भी बना दो अपना। खैर, बिहार का नागी और नकटी क्या, अब नकटी नकटा या तो थोड़ा सा याद रखिएगी, है ना, याद हो जाएगा, इतना बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित हो गया, रामसर स्थल, ठीक है। अब कहानी सुनाते हैं आपको, आराम से सुनते रहिए, है ना, शांति से सुकून से मज़ेदार तरीके से। एक होता है ना लंबे लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाना ही बड़ा कठिन काम होता है दोस्त, ऐसा नहीं है, पता लगा खुद ही सो गए उसी में, होता है। देखो अपने को जो ना पढ़ाने में अगर इंटरेस्टिंग नहीं पढ़ाएंगे ना तो खुद को ही बोर लगता है, खुद को मजा नहीं, अरे कौन इतना टाइम लगा रहा है ना, तो थोड़ा सा माहौल बनाए रखना पड़ता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य ध्यान रखना है, ठीक है ना, वे को रामसर स्थल के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में जून 2024 में अधिसूचित किया। बात तो ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं। दोनों स्थल मानव निर्मित, पॉइंट, दोनों स्थल क्या है, मानव निर्मित है। पता चला ये प्राकृतिक समझ रहे हैं भाई, पेपर बनाने वाले तो चालू होते ही हैं, वो तो प्राकृतिक कर देंगे, खुश हो गए, वाह सर जी मज़ेदार पढ़ाए सर जी, हम मार के आए हैं एकदम सही एकदम गिन के मारे हैं ऑप्शन, हाँ भाई गिन। अच्छा कितने लोग दो ऑप्शन मार करके आएंगे, सर हम B भी मारे हैं C भी मारे हैं, अच्छा भैया तुम बहुत बढ़िया काम किया। उससे मैं अगर सर क्या बताएं, थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक क्या हो गया सर, मानव निर्मित सोचे नहीं थे हम, अच्छा भैया तो अब सोचो फेल होने के बाद गलत होने के बाद क्वेश्चन, अब सोचो भाई क्या दिक्कत सोचने में, अब अभी सोचने की जरूरत है पेपर देने से पहले। दोनों स्थल मानव निर्मित है, बिहार के जमुई जिले, जमुई बिहार में जो लोग रहते हैं उनको जमुई पता होगा, जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित है। झाझा नहीं जानते, झाझा भाई नाम मुझे उन लोग बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, नाम रखते हैं जो लोग झाझा, उनको नाम नहीं मिलता है ना, झाझा रख देते हैं, है ना, बस वैसे याद रखिए जमुई में जाइए कभी, झाझा करिए वो हो जाएगा नाम याद, है ना। कहीं जमुई में नहीं जाएंगे सर, बिहार में हम नहीं जाएंगे, अरे जो लोग बिहार में ही होंगे तो कहाँ जाएंगे, तो रहेंगे ना भाई जमुई में। खैर, बिहार में अब रामसर कन्वेंशन के तहत 3 आर्द्रभूमि स्थल हो गए हैं, बिहार में अब रामसर कन्वेंशन के तहत 3 आर्द्रभूमि स्थल हो गए। जो लोग BPSC देंगे उनको भी पता होना चाहिए बात, 3 हो गए हैं भाई साहब, खुशी मनाना चाहिए, दीपावली आज ही शुरू कर दो मनाना। नहीं सर हम दीपावली मनाएंगे गर्मी में, है गर्मी में कौन सी दीपावली होती है सर, बस सर दीपावली में करना क्या होता है, अच्छा दीपावली में करना क्या होता है, कुछ भी मना दो आराम से, क्या दिक्कत है। खैर, बिहार में अब रामसर कन्वेंशन के तहत 3 आर्द्रभूमि स्थल हो गए हैं। इन 2 स्थलों से पूर्व बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर झील, अच्छा अब देखिएगा बेगूसराय में क्या है, कांवर झील, रे भाई कांवर झील को 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था मेरे भाई, किसको, कांवर झील है कहाँ पर सर,
जहाँ कांवड़ लेके जाएंगे वही तो कांवड़ झील होगा। हाँ हाँ, हम बढ़िया डिफिनेशन याद रखो भाई फिर फिर तो मज़ा आ जाएगा फिर तो। ठीक है ना। पूर्व बिहार के बेगूसराय, बिहार में बेगूसराय जगह है, पता होगा कुछ लोगों को, चर्चा में रहता है बेगूसराय। ठीक है, को 2020 में क्या हुआ, रामसर स्थल घोषित किया। ठीक है, उसके बाद बिहार में जो है, बिहार के नवीनतम 2 स्थलों के बाद देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई जून 2024 तक बढ़ा कितने भाई, 82 हो गई, 82, 82, 2 चौका 8। अच्छा 2 चौका 8 सर, पहाड़ा नहीं पढ़ना है मुझे याद करना है। 82, अरे अगर 2024 तक पूछ लिया जाए, है सबको ऐड कर लो, 2 0 2 4 याद हो जाएगा, 8 हो जाएगा बस। 8 पहला याद हो गया, 1/4 करो। सर गणित ऐसे कैसे बता देते हैं, कौन सा लॉजिक है भाई, याद करने का लॉजिक है, क्या करोगे जब आएगा ना पेपर में तो आपका दिमाग तुरंत नाचेगा। मैं बस इतना बता रहा हूँ, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सच बता रहा हूँ, आपका दिमाग तुरंत, ऐसा क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे कभी, समझ रहे हैं ना। देखिए, नागी पक्षी अभयारण्य को भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार के जमुई जिले में 791 हेक्टेयर में फैला नागी आर्द्र भूमि क्षेत्र नागी नदी पर, नागी नदी भी है भाई, ध्यान रखिएगा, नागी नदी पर बांध बनाया गया एक मानव निर्मित स्थल है भाई। नागी नदी भी है बिहार में, जो लोगों को पता होगा नागी नदी, वहाँ पे जाते हैं मछली मारते होंगे उसी नागी नदी में, नाग निकलता होगा, पता चला कि मछली मार के निकाल रहे हैं, मछली निकल रहा, नाग पकड़े हुए छोड़ ही नहीं रहा है, आज खा जाएंगे हम जो तुम चारा डाले हो पता चला भैया पकड़ लिए तो अच्छे से फिर गए काम से, याद रखिएगा। ठीक है, नागी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया। ठीक है, मानव निर्मित स्थल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, बांध के निर्माण के बाद बनी झील सर्दियों के दौरान यूरेशिया, बांध के निर्माण के बाद बनी झील सर्दियों के दौरान यूरेशिया, मध्य एशिया, रूस और उत्तरी चीन से आने वाले प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, तो आकर्षित करना तो नॉर्मल चीज़ तो आकर्षित करेगी भाई। उसके बाद क्या आता है, ये वाला पॉइंट देखिएगा, बिहार के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिएगा जो लोग बीपीएससी वगैरह देते हैं। नागी पक्षी अभयारण्य को 1984 में स्थानीय स्तर पर पक्षी अभयारण्य के रूप में 1984 में स्थानीय स्तर पक्षी अभयारण्य के रूप में तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में मान्यता दी गई थी भैया, याद रखिएगा ये पॉइंट इसके लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग मेंस भी लिखेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है इस पे, तो ठीक है ना। सर मेंस कहाँ लिखेंगे, अभी प्रीलिम्स तो हो नहीं रहा, मेंस लिखेंगे इतनी जल्दी तो अरे भाई तैयारी करना पड़ता है तब भी, है ना। नागी 81वां था, तो नकटी कौन था, नकटी, ध्यान रखिएगा ना। सर याद ही नहीं होगा हमको, नकटी याद हो जाएगा तो हम तो बहुत खैर टैलेंटेड हो जाएंगे। नकटी पक्षी अभयारण्य भारत में 82वां रामसर स्थल है, यह भी नकटी बांध द्वारा, अच्छा नकटी बांध, ये भी नकटी एक बांध, ध्यान रखिएगा, निर्मित एक मानव निर्मित स्थल है और 332 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। नागी पक्षी अभयारण्य के पास है और बिहार के जमुई जिले में नागी पक्षी अभयारण्य के पास में है, इसीलिए नागी और नकटी, इतनी बार यार नागी नकटी बोल दिया, बिहार कर दिया। अब आपको उतना भी नहीं आदत, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जान लेंगे क्या सर, इतना सस्ता जान होता ना तो मुर्गे का कोई नहीं लेता जान उसके बाद देखिए क्या है, बांध की झील पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, जलीय पौधों आदि के 150 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान है। अभी थोड़े पूछेगा कितने प्रजातियों का स्थान है। नकटी, अब ये पॉइंट फिर देखा, नकटी आ गया। नकटी आर्द्रभूमि को 1984 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। सर्दियों में यहाँ 20,000 से अधिक, भाई साहब 20,000 से अधिक पक्षी आते हैं, जिनमें सिंधु गंगा के मैदान पर लाल कलगी वाले पोचार्ड, नेट्टा रुफिना का नाम का सबसे बड़ा समूह भी शामिल है। ये समूह ही नाम पर किसी को नहीं पता होगा, हालांकि सब आएगा नहीं, कभी आ जाए ठीक बात है। कौन सा, लाल कलगी वाले पोचार्ड, सर पोचार्ड या गूगल सर्च मारिएगा पोचार्ड क्या भाई, तब जाके मिल जाएगा, दिखेगा आपको पोचार्ड ये है। उसके बाद क्या है, भारत में दुनिया के रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। वर्तमान में चीन और भारत में 82 रामसर स्थल, अच्छा भाई वर्तमान में चीन और भारत में 82 रामसर स्थल है। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में यूके 175 स्थलों के साथ पहले और 144 स्थलों के साथ मैक्सिको दूसरे स्थान पर है। क्या बात है भाई, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
अगर कभी ऐसा पूछे एग्जाम में कि रामसर स्थलों के मामले में पहले नंबर पर कौन है, तो आपको लगेगा चीन होगा, ये तो अमेरिका होगा, नहीं चीन आएगा, नहीं तो अमेरिका, भारत आएगा। अच्छा अच्छा, बहुत समझदार, तो याद रखिएगा 175 स्थलों के साथ पहले स्थान पर कौन है, यूके। यूके यूके सटाप यूके सटाप है, ओके सटाप नहीं, यूके ठीक है, याद रखिएगा पहले नंबर पे यूके, ठीक है। और दूसरे नंबर कौन, मैक्सिको। मैक्सी भाई जानते ही होगा, आप लोग नहीं जानते हैं, अरे भाई बहुत खतरनाक खेलते हैं, ग्लेन मैक्सवेल मैक्सी बोलते हैं, नहीं पता किधर लोग, अच्छा अरे सर मैक्सी तो को बना दे, मैक्सिको हो जाएगा, याद रखिए वो कुछ मतलब नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, नहीं सोचेंगे सर तो फिर भाई सोचिए क्या दिक्कत है, आप एनालिसिस करिए, थे से लिखिएगा खूब बढ़िया से, मुझे भी दिखाइए कभी। रामसर स्थलों की संख्या के मामले में यूके 175 स्थलों के साथ पहले और 144 स्थलों के साथ मैक्सिको दूसरे स्थान पर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा, पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया, विश्व शिल्प नगर, बड़ी बात है दोस्त, नहीं याद आएगा सर जी क्या बताएं। विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा जून 2024 में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया, प्रदान किया गया है। किसको, श्रीनगर को, ऐसा नगर जिसके सामने इज्जत से बोला जाता है, श्री लगा कर श्री बोलो, इज्जत वाली बात है दोस्त, याद रखिएगा विश्व शिल्प शहर। उसके बाद क्या है, यह दर्जा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देगा, जिसमें जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को लाभ मिलेगा। एक चीज जान लीजिए ना, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए बस, खाली एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार सिलेक्शन मिल जाए बस, फिर तो केवल जाकर के इंटरव्यू देना इधर घूम करके। श्रीनगर जयपुर मल्लापुरम, श्रीनगर जयपुर मलपुरम और मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर है, मतलब क्या, श्रीनगर जयपुर मलपुरम और मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर है। श्रीनगर 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में माना गया। भाई कितना इंपॉर्टेंट श्रीनगर, और श्रीनगर से क्वेश्चन और जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, यूपीएससी या स्टेट का फेवरेट होता है ना। तो याद रखिएगा कि अगर क्रिएटिव सिटी की बात करें, यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ठीक बात, टाइम कितना हुआ, 32 मिनट हुआ है। लाइए एक और आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। रामचरितमानस पंचतत्व सहृदय लोकमोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में, हाँ भाई विश्व स्मृति रजिस्टर में, क्या बात है, विश्व की स्मृति में। याद रखिए कौन कौन सा, रामचरितमानस तो भूलेंगे नहीं, पंचतंत्र भूलेंगे नहीं, सहृदय लोकमोचन, लोकलोचन, मोचन नहीं है लोचन, यूनेस्को की, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्या है भाई, कहानी सुनाते हैं आपको। 7-8 मई 2024 को मंगोलिया के उलान बटोर, ये भाई उलान बटोर कहाँ पे है, मंगोलिया में, सर मंगोलिया में उलान बटोर है, ये कैसे, मैं बताऊं आपको, मत बताओ भाई, उलान बटोर मंगोलिया में ही है, कैसे हम माने, गूगल पर सर्च करिए, गूगल पर सर हम लिखेंगे नहीं, अरे मत लिखिए, कैसे सुनो, बोलिए उसमें जाकर के उलान बटोर, नहीं सर उलान बटोर हम बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, तो भाई ऐसा करिए ना, जाके घूम के आइए उलान बटोर फिर वहीं मिलेगा आपको, दिखेगा मंगोलिया में। सर मंगोल आक्रमण तो हुआ था भारत में, याद है, सुना है, लेकिन क्या बताएं, मत बताइए, अब सुनिए कहानी ध्यान से यहाँ पर। 7-8 मई 2024 को मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूनेस्को की विश्व स्मृति समिति, यूनेस्को की, ये ध्यान रखिए, यूनेस्को जब विश्व स्मृति समिति आएगा पेपर में ना, तो यूनेस्को ऑप्शन में रहेगा, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को अक्सर ऑप्शन में ही मिलता है, तो आपको भूल जाओगे वहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। जब विश्व स्मृति समिति ऊपर रहे क्वेश्चन में और नीचे यूनेस्को रहे, तो आपको तुरंत मान रहा है उसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कि ये यूनेस्को की विश्व स्मृति समिति की 10वीं आम सभा में इस क्षेत्र की 20वीं दस्तावेजी धरोहरों को विश्व स्मृति रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या भाई साहब, उसके बाद क्या है, ये देखिए, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 20 दस्तावेजी धरोहरों में शामिल कुछ महान कृतियां हैं। हालांकि ये कभी अगर पूछेगा तो यूपीएससी में पूछेगा, इसमें नहीं पूछ रहा, मुझे लगता है, लेकिन पूछ ले भाई, बात अलग है। कौन कौन से, सुल्ताना का सपना, अरे भाई सुल्ताना का सपना भी है तो सुल्ताना का है, सुल्तान का आना चाहिए, सुल्ताना का गया।
सुल्ताना ही सपना देखेगा। अच्छा, अब पता नहीं सुल्ताना कौन है सवाल ये है ना, पढ़िएगा जा करके सर ये कौन सा सी, तो मज़ेदार लग रहा है, कुछ कहानी पढ़ने लायक। रोकेया हुसैन का नारीवादी काल्पनिक उपन्यास है, ठीक है, रोकेया हुसैन का नारीवादी काल्पनिक उपन्यास है। सपने में फूल क्या लगते हैं, अब शायराना अंदाज मत लगे यही बीच में है ना, पढ़ाई करिए आराम से। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस बताने वाली चीज़ें, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, ये भी आपको बताने वाली बात नहीं है। आनंद वर्धन द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए भाई साहब, पूछ सकता है आनंद वर्धन, क्योंकि पेपर वाला पता है कि रामचरितमानस बता ही दोगे, पंचतंत्र बता ही दोगे भाई, तो ये पूछ लेंगे आनंद वर्धन वर्णन कर रहा हूँ है ना, द्वारा रचित क्या, सहृदय लोक लोचन, क्या होता है भाई सहृदय लोक, ऐसा कौन सा लोक है भाई, सहृदय, हृदय के साथ में हृदय लिख देते, दिक्कत ही नहीं, सहृदय लोक, ठीक है, सहृदय लोक लोचन, बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको और कुछ नहीं करना है उसमें है ना। सुल्ताना का सपना ध्यान रखिएगा दोस्त सुल्ताना का सपना भाई, सुल्ताना क्या सपना देखी भाई कि तुम उपन्यास बना दिए उस पर, वो जो भी होगा। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। किसकी, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई, ध्यान रखिए चीज। उसके बाद क्या पॉइंट है जरा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए इस पहल का उद्देश्य क्या है, इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्य की दस्तावेजी सामग्रियों को संरक्षित करना और उन तक पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है, बात ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, ये वाला ध्यान रखिएगा, क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल कौन, तुलसीदास रचित रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा रचित क्या, रामचरितमानस, सीता रामचरितमानस, सुनोगे नाम लो है ना। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में रचित राम की कहानी पर एक महाकाव्य, पता है आपको ना, अकबर के समय में बेसिक ध्यान रखिएगा है ना, अकबर के समय में 1574 बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए हरिगीतिका छंद में लिखित यह रचना आज, हरिगीतिका, ये बात पता ही नहीं हो कितने लोगों को, जितने लोग पढ़ रहे हैं सब किसी को नहीं पता होगा मुश्किल से, हालांकि जो अनुभवी लोग हैं भाई उनको तो पता ही होगा ना। हरि की गीतिका, बस इसे याद रखिए ना, हरि गीतिका छंद है। हरि गीतिका छंद में यह रचना आज भी उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बेहद लोग भाई बहुत लोकप्रिय है, तो आपको भी पता होगा, बताने की बात नहीं, पड़ोसी गा रहा होगा बैठ करके, अभी आपके बगल में बैठ गा रहा होगा हैं, हनुमान चालीसा उसी में सुना रहा होगा, उसी में अपना कहा है, जल्दी रट लेते हैं, क्या पता कोई पूछ ले कोई पूछ ले, बताना पड़ जाएगा। दुनिया की सबसे पुरानी दंत कथाओं में एक पंचतंत्र है, तो आपको बहुत बार सुना होगा, पढ़े भी होंगे कुछ लोग, जिसे विष्णु शर्मा द्वारा रचित माना जाता है भाई, लेकिन इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, पॉइंट मतलब कि माना जाता है, देख लीजिए, स्पष्ट साक्ष्य नहीं है इसका। 300 ईसा पूर्व के लगभग संस्कृत में लिखी गई यह पुस्तक मानव रूपी जानवरों की कहानियों के माध्यम से शिक्षा, याद रखिएगा, जानवरों की कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। पंचतंत्र की ये कहानियां उपमहाद्वीप से फारस और अरब तक गई और वहाँ से यूरोप पहुँचना जरूरी था, क्योंकि वो लोग कैसे व्यक्ति थे, वो आज लेके जाएंगे अपने आप ही खोज लेके जाएंगे। आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोक लोचन भारतीय काव्यशास्त्र पर एक ग्रंथ है। सहृदय लोक लोचन, कितनी बार बोले भाई कि आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोक लोचन भारतीय काव्यशास्त्र पर एक ग्रंथ है। लेखक 9वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर के प्रसिद्ध सम्राट अवंती वर्मन के शासनकाल में रहते थे। अवंती वर्मन, ऐतिहासिक बात है तो, है ना, बस मन कर याद कर लीजिए, बात थोड़े एशिया प्रशांत क्षेत्र में विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल 16 अन्य धरोहर इस प्रकार आपको याद रखना है, याद रखिए, मैं तो कहानी सुना ही दूंगा, हालांकि पूछेगा यूपी, मान लीजिए कहीं पूछ लीजिए, ये नहीं पूछेगा मान लीजिए यूपी से आर नहीं है तो कभी कभी यूपीएससी में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बेइज्जती थोड़ा हो जाएगी चर्चा कर लेंगे तो। सर एक्स्ट्रा मत पढ़ाइए, एक्स्ट्रा एकदम मत पढ़ाइए, 150 क्वेश्चन आता है, 150 लाइन के लो पढ़ाइए, बस वही सारी लाइन पेपर में आना चाहिए, उससे ज़्यादा एक भी नहीं पढ़ाइए ऐसा होता है जब आप तैयारी शुरू करेंगे ना पहली बार, तो ऐसा ही लगेगा कि मैं एकदम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ूंगा एकदम, और बताते भी लोग ऐसे ही कि एकदम डिक्टो स्ट्रेट पढ़िए, एकदम सिलेबस वाइज एकदम क्रैक्स पढ़िए। भैया क्रैक्स किसको पता है, पता होता तो कमीशन पागल हैं बैठे हैं सब लोग, वो लोग खुद ही हैक कर लेंगे
किसी को नहीं पता होता, ठीक है, वो सब हवा हवाई बातें हैं। खैर, ऑस्ट्रेलिया और तुवालू। ऑस्ट्रेलिया तो पता ही है, तू आलू नहीं पता है। ये तू आलू, आलू लिख दे तो मजा आता है समझ में, तू आलू लिख दिया भाई, तू आलू कर दे, अच्छा ठीक है, तू आलू हो गया, बन गया नाम सर। तू आलू अगर हम लिखते कम से कम तू आलू तो लिखते, लेकिन तू आलू वो लिखे, कोई बात नहीं है, याद रखिए बस, कुछ नहीं। फना फुटी गया भैया नाम गजब न करना गया। ऑस्ट्रेलिया और तू आलू, फना फुटी अडगे वर्थ डेविड 1897 अभियान दस्तावेज, याद रख लीजिएगा मन करे। क्या क्या ये ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया और तुवालू है ना, फना फुटी अडगेवर्थ डेविड, बस इतना याद रखिएगा ना, फना फुटी मन कर याद कर लीजिए, फना फुटी। उसके बाद क्या है, चीन। चीन का नाम स्टाइलिश होता है, पता है आपको, है ना, चेंगदू क्या नाम है भाई, चेंगदू। किसी का नाम रख दो चेंगदू, तुम चेंगदू टाइप का लग रहे हो, क्या ही क्या है। चेंगदू पारंपरिक चाय घरों से संबंधित अभिलेख है ना, पारंपरिक चाय घरों से संबंधित अभिलेख। हुई झोऊ, या भाई साहब हुई झोऊ वंशावली अभिलेखागार, डेरगे प्रिंटिंग हाउस में रखे गए प्रिंटिंग ब्लॉक। अरे भाई नाम गजब गजब के, किसी को नाम ना मेरे याद रखिएगा, चेंगदू, हुई झोऊ और डेरगे, याद रखिएगा। कि सर इतना ये देखिए मज़ेदार चीज़ है पढ़ाई यार, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बस को मज़ेदार पढ़ाया जाए अच्छे से, मज़ा आता है ना, लगता है कि यार स्वर्ग में बैठे हुए हैं, प्रवचन दे रहे स्वर्ग में बैठ गए। अब चलिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है ना, ये वाला इंडोनेशिया, इसमें नाम देखिए, इंदारुंग। नाम देखिए इंदारुंग। क्या भाई इंदारुंग ऐसे कोई नाम रखता है, इंदारुंग रखेंगे, हम जरूर रखेंगे सर इंदारुंग। इंदारुंग 1 है, ये भी नहीं कि 2 है, इंदारुंग 1, देखिए इंदारुंग 1 रखा गया है, ऐसा नाम आपने सुना है ना, इंदारुंग 1। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला सीमेंट संयंत्र, अच्छा। इंडोनेशियाई चीनी अनुसंधान संस्थान का अभिलेखागार, अच्छा ठीक बात 1887 से 1986 विश्व चीनी उद्योग के लिए ISRI की अनुसंधान गतिविधियों की भूमिका। अच्छा, तांबो तुआंकू, अच्छा ये तो नाम आप सुन रहे होंगे, ये तो सोच रहे हैं सबको पता होगा ना, तांबो तुआंकू। क्या सर नाम तो गजब गजब, एक क्रिएटिविटी लगता है ना, हम सोच भी नहीं पा रहे थे, तो ये सोचवा रहे हैं, तांबो तुआंकू, अच्छा ये भी जानो ऐसा भी होता है। इमाम बोंजोल पांडुलिपि तांबो तुआंकू, इमाम बोंजोल पांडुलिपि, मतलब गूगल सर्च करिए, गूगल किस लिए बना है, गूगल पे यही तो समस्या है, अच्छी चीज़ थोड़ा सर्च करेगा कोई, गूगल पे पता नहीं क्या क्या दुनिया में सर्च होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। मलेशिया, कौन एशिया, मलेशिया, मलेशिया पहुँचते हैं। मलेशिया क्या है, अल तारीख सलाह सिलाह नगेरी कदाह, क्या बात है क्या है, अल तारीख सलाह सिलाह नगेरी कदाह, कदाह राज्य की वंशावली, इतिहास, बगिंदा, उमर का शाही पत्राचार, सूरत परसेडेरियन, बागिंदा उमर। भाई सुन लो बस कहानी इसके अलावा क्या बोला जाए, बस कहानी सुन लो, ठीक है ओहो देख रहे हैं मोबाइल भी कह रहा है ज़्यादा टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, 43 मिनट हो गया, बस ख़त्म ही कर रहे हैं। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए मंगोलिया, खलखा मंगोलो, अरे भाई साहब चंगेज खां के घराने के वंशों के प्रभुओं का पारंपरिक चार्ट। मंगोलिया का पहला डाक टिकट, अल्डेव ओचिर, अल्डेव ओचिर, सर नाम क्या क्या रखे हैं ये सब। खलगा मंगोलो याद रखिएगा मन करे, है ना, अल्डेव ओचिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, नाम सुना लगेगा कुछ, है ना, ऐसे पेपर में आता तो नाम भी सुनने नहीं लगता ना, समझ बस बात का है, वो अजीब नाम लगेगा एकदम से। उसके बाद क्या क्या है ये देखिए, डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना एन लेंगुआ, डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना एन लेंगुआ एस्पानोला वाई तगाला है ना, डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना एन लेंगुआ एस्पानोला वाई तंगाला, स्पेनिश और तगालोग में ईसाई सिद्धांत। मनीला, ऐसा लग रहा है कि हम भी कुछ बोल रहे हैं उठ पटांग, बस बोल रहे हैं बस खाली। 1993 हनी लावोद महाकाव्य मंत्र रिकॉर्डिंग, ठीक है भाई। अब इसको पढ़ाने पता चलेगा ना, फिर तो पढ़ा चुके हैं हम, फिर पढ़ते रहेंगे, यही सब पढ़ाते रह जाएंगे, बस उससे सुन लीजिए, आप भी पढ़ ही रहे होंगे ना, तो सुन लीजिए, क्या दिक्कत है, सुनने में क्या जा रहा है। उज्बेकिस्तान, चलिए उज्बेकिस्तान में इनके यहाँ क्या क्या है, खुदाई बर्गन देवानो, खुदाई बर्गन देवानो,
द्वारा खोरेजम ओएसिम की छवियाँ, तुर्किस्तान एल्बम, तुर्किस्तान में एल्बम भी है भाई। उसके बाद क्या, वियतनाम, वियतनाम देखिए क्या है, वियतनाम, हुए इंपीरियल पैलेस में 9 कांस्य कलशों पर उभरी हुई आकृतियां, है ना। यही है, देखिए आपने अपनी जगह की एक ऐसी विशेषता होती है ना, वहाँ के लोग को ही अच्छा लगता है या वहाँ के लोगों को ही वो परिचित लगता है। अभी अपने यहाँ का जो हम लोग सिस्टम है नाम वगैरह, तो वहाँ के लोग दूसरे दूसरे लोग ये क्या नाम रखते हैं, ऐसा कैसे नाम रखते हैं कोई, है ना, ऐसा लगता होगा, उनको भी लगता होगा। यूनेस्को के विश्व स्मृति कार्यक्रम का उद्देश्य, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के विश्व स्मृति कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व की दस्तावेजी विरासत के संरक्षण को सुविधाजनक बनाना है। विश्व के दस्तावेजी विरासत के संरक्षण को सुविधाजनक बनाना है, विशेष रूप से संघर्ष या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र में। ठीक है, तो उम्मीद सारी बातें समझ में आई होंगी, कहानी समझ में आई होंगी, बीच बीच में कभी कभी डिस्टर्बेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता रहता है, पढ़ने पढ़ाने में ज़िंदगी ऐसी है तो इसमें तो होता रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।